आ गया ना समझ में। उसके बाद नीच का जो सबसे जो चरण में जो होता है वो क्या राशि होता है, मीन राशि होता है। आ गया ना। काल पुरुष का अंग विभाजन कैसे करते हैं पता चल गया कि नहीं चल गया? आ गया। हाँ। इसी तरह भाव में भी बंटन किया गया है उसको, जैसे राशि में बंटन किया गया ना, उसी तरह भाव में भी बंटन किया गया है। 5 बजे क्लास है, 15 मिनट पहले लिंक भेजा जाता है, फिर भी बच्चे 15 मिनट बाद तक जुड़ते रहते हैं। सबको पता है 5 बजे क्लास है, फिर भी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है फिर। गुरुजी हम यहाँ प्राय से लोग घुटने से ऊपर वाले भाग को जांग समझते हैं। हाँ, पर शास्त्र वाला, वो शास्त्र तो वो नहीं कहता ना, वो अपने हिसाब से बना दिए, जांघा बोल दिए, और वो जांघा वो उरु होता है। दुर्योधन का उरु भंगन हुआ। जांग को हम लोग पिंडली बोलते हैं। हाँ हाँ, जांग को जो हाँ बोल रहे हैं आप उसको पिंडली बोलते हैं। हाँ, आपके वहां बोलते हैं, हम हमारे यहाँ जिसको जांग बोलते हैं उसको कुछ अलग अलग बोलते हैं, अच्छा, इसको अलग बोलते हैं। सबके प्रांत में वो प्रांतीय भाषा के हिसाब से बोलते हैं, परंतु शास्त्र जो कहता है उसको उरु, जानू और जांघा। उरु होता है वो उरु, उसके नीचे वाला जो घुटना होता है उसको जानू, और वो जंघा होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो चरण होता है, पाद का प्रदेश, चरण प्रदेश है ना। धनु, मकर, कुंभ और मीन, पता चल रहा है ना। यहां से जंघा में आएगा कि उरु में आएगा, क्या आएगा, धनु, घुटनों में मकर, उसके बाद आपके जो क्या बोलते हैं कुंडली, या क्या बोलते हैं आप अभी बोले, पिंडली। पिंडली। हाँ, पिंडली में कुंभ राशि। कुंभ राशि, उसके बाद चरण प्रदेश में आएगा क्या, मीन राशि। मैं बताया ना, जब जो जहां से शुरू होगा दूसरा वाला वहीं तक है, जब तक जानू नहीं शुरू हो जाता उसके पहले तक ही उरु है। जहां से जानू शुरू हुआ तब उरु खत्म, जानू तक उरु का प्रदेश है। जब जंघा का प्रदेश शुरू होगा तब तक जानू का प्रदेश है, जब तक चरण का प्रदेश शुरू होगा तब तक जंघा का। दूसरा जब से शुरू नहीं हो जाता तब तक इसका प्रदेश है। समझ में आ रहा है ना। जब तक उरु का प्रदेश शुरू नहीं हो जाता तब तक वो उसको कौन सा प्रदेश मानेंगे, गुप्तांग का प्रदेश मानेंगे। जब तक गुप्तांग का प्रदेश शुरू नहीं हो जाता उससे पहले का जो भाग होता है उसको बस्ती मानेंगे। जब तक बस्ती नहीं शुरू हो जाता उससे पहले का जो भाग होता है वो कमर मानेंगे। जब तक कमर नहीं शुरू हो जाता उससे पहले जो होता है वो पेट होता है। पेट के ऊपर जब तक पेट नहीं शुरू हो जाता उसके ऊपर जो होता है उसको क्या मानने हैं हम, हृदय मानेंगे। उससे पहले बक्ष मानेंगे, उसके पहले मुख मानेंगे, और उसके पहले सिर मानेंगे। जब तक दूसरा नहीं शुरू हो जाता तब तक पहला वाला को ही मानेंगे हम। आ गया समझ में। इस तरह अभी हम इसमें देखते हैं, जैसे राशि का विभाजन हो गया ना, इसी तरह भाव के भी विभाजन किए हैं। जैसे पहला वाला भाग कौन सा, किस में आएगा, मुख सिर में आएगा, सॉरी, पहला वाला आएगा सिर में। किस में आएगा, ये जो पहला वाला भाग है सिर में आएगा। दूसरा वाला भाग मुख में आएगा, मुख में आएगा कि नहीं। तो तीसरा वाला जो भाग आएगा वो बक्ष में आएगा, आएगा कि नहीं। तृतीय चतुर्थ जो आएगा वो हृदय में आएगा। पंचम भाव पेट में। षष्ठ भाव आएगा कटी में। सप्तम भाव आएगा बस्ती में। अष्टम भाव आएगा गुप्तांग में। ऐसे ही नीचे नीचे चलते जाएंगे। अष्टम भाव आ गया गुप्तांग में। नवम भाव आएगा किसमें, उरु में। उसके बाद दसम भाव जानू में, और एकादश भाव जंघा में, और द्वादश भाव चरण में। आ गया समझ में ना।
जैसे ही राशि वालों का विभाजन है, इसी तरह भाव का भी विभाजन हम काल पुरुष के हिसाब से कर दिए। काल पुरुष के हिसाब से राशि विभाजन कर दिए, काल पुरुष के हिसाब से किसका विभाजन कर दिए? भाव का विभाजन कर दिए कि नहीं? भाव का कर दिए विभाजन। जी गुरुजी। देखिए इसमें का जैसे राशि का विभाजन करते थे, इस तरह भाव का भी विभाजन करते हैं। ये वाला आ गया पहला भाव, आया कि नहीं? सिर प्रदेश में प्रथम भाव, इस तरह मुख प्रदेश में आएगा द्वितीय भाव, वक्षस्थल में आएगा कौन सा भाव? तृतीय भाव, हृदय में आएगा चतुर्थ भाव, पेट में आएगा पंचम भाव, कमर 6, कमर में आएगा षष्ठ भाव, सप्तम आएगा बस्ती में, अष्टम में आएगा गुप्तांग अष्टम भाव, नवम भाव आएगा उरु में, जानु आएगा दसम भाव में, और उसके बाद ये कौन सा भाग आएगा? जंघा आएगा एकादश, और चरण आएगा द्वादश। आ गया ना सबको समझ में काल पुरुष का अंग विभाजन कैसे करते हैं? जी गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। गुरुजी जैसे बड़े लोगों की कुंडली नहीं होती, जैसे हमारी मम्मी हो गई, मदर इन लॉ हो गई, और पैरों में उनके बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो ये तो कुंभ राशि माना जाएगा? पैर किस राशि में आता है? पैर अगर पूरा पैर आता है तो मीन राशि में पैर आता है ना। चरण प्रदेश की जंघा। हाँ जी। हाँ, अगर जंघा आ रहा है तो कुंभ राशि पर उसका आपके मामा जी का कुंभ राशि में, कुंभ राशि का अधिपति जो होता है शनि, वो पाप ग्रह से प्रभावित होगा। तो बस शनि का ऐसे सिंपल से उपाय बता दिए जाए। हाँ उपाय बता दिया जाए। अगर स्नायु का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो शनि के तरफ से ही हो रहा होगा, क्योंकि आपको बताया जाएगा शनि का जो कारक होता है, स्नायु वाला जो कारक होता है शनि का कारक होता है। अगर उसमें स्नायु में कुछ दिक्कत हो रहा है पैर में, आपके जंघा में, क्योंकि स्नायु तो हर तरफ होता है, किसी नस दब गया है, किसी नस इधर उधर हो गया है, स्नायु का कुछ बीमारी हो गया है ना, अगर उसमें कुछ बीमारी हो रहा है तो 100% श्योर है कि शनि के वजह से ही हो रहा है। आप शनि का उपचार कराए। जी गुरुजी। हाँ। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जैसे मुख में आंखों का जो दो आंखें होती है हमारी, तो एक आंख मुख में ही आएगी ना, दोनों आंखें? तो हाँ दोनों आंखें मुख में ही आ जाएगा। तो मुख हो लेकिन गया। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि मतलब जैसे दो आंखें हैं तो एक प्रथम सेकंड हाउस और 12th हाउस, वो अलग हिसाब से माना जाता है। ऐसे जो हाथ माने जाते हैं, एक ऐसे कर्ण माने जाते हैं, कर्ण माने जाता है, एक तृतीय भाव को माना जाता है, एकादश भाव को माना जाता है। हाथ भी माने जाते हैं, तृतीय भाव को माना जाता है और एकादश भाव को माना जाता है। वो अलग चर्चा में अलग विषय के हिसाब से होता है, परंतु जो काल पुरुष के अंग विभाजन के हिसाब से हुआ करते हैं वो इसी तरह भाव के हिसाब से अलग अलग तरीके से, राशि के हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। वो अलग तरीके से विचार होता है, ये अलग तरीके से विचार होता है। आ गया ना समझ में? तो काल पुरुष के अंग में गुरुजी हाथ नहीं लिए गए हैं। हाँ हाथ लिए गए ना, वो जो मिथुन राशि होता है ना, वो हाथ के प्रदेश होता है, लिया गया ना। उसमें देखिए, इसमें हाथ प्रदेश लिया गया ना। जिस तरह हाथ लंबाई होता है ना, जहां तक वो हाथ जो प्रदेश जिसमें आएगा हाथ का, वो प्रदेश उसी भाग में आ जाएगा। हाथ इतना लंबा होता है ना, कहां तक आता है? उरु तक आता है ना, आता है कि नहीं? उरु के पास आ जाता है सबका हाथ। आजानु बाहु तो कोई नहीं होगा ना यहाँ? नहीं गुरु तक ही आता होगा, जानू तक तो नहीं जाता होगा। आजानु बाहु तो रामचंद्र हो जाएंगे फिर तो सब। आजानु बाहु रामचंद्र के थे, जानू तक उनके हाथ पहुंचता था ना। तो उसी के हिसाब से हम ले लेंगे कौन सा भाग कौन से हिसाब से आएगा हाथ का। ठीक है, पता चल गया। उसके हिसाब से अब हम आगे पढ़ेंगे कि काल पुरुष के जिस अंग पाप ग्रहों से पीड़ित होगा उस अंग में आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। जिस अंग काल पुरुष के जो अंग पीड़ित होगा मतलब कुंडली में वो भाव पीड़ित होगा और वो भाव का अधिपति पीड़ित होगा।
और राशि के हिसाब से वो राशि पीड़ित होगा, वो राशि का अधिपति पीड़ित होगा। 4, एक हो गया राशि काल पुरुष के हिसाब से वो राशि, वो अंग में जिस राशि होता है और उस राशि का अधिपति, और वो काल पुरुष के अंग के हिसाब से जो भाव आता है उसमें, और वो भाव का अधिपति। जब पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे तब उस अंग में पीड़ा कहनी चाहिए। आ गया समझ में सबको? काल पुरुष के अंग के हिसाब से जो राशि आता है वो राशि और उस राशि का अधिपति, और जो भाव आता है वो भाव और भाव का अधिपति अगर पीड़ित होंगे तब जाके आपको उस अंग में पीड़ा कहनी चाहिए। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? किसी को कुछ डाउट इसमें? मुझे एक बार रिपीट और कर दीजिए, थोड़ा स्लो। हाँ लिखिए, काल पुरुष के हिसाब से जिस राशि और उसका अधिपति, और जो भाव और वो अधिपति, ये 4 चीज देखेंगे, राशि और राशियाधिपति, भाव और भावाधिपति। इन चारों में से अगर चारों के चारों पीड़ित हो जाए पापों ग्रहों से तो उस अंग में भारी पीड़ा कहनी चाहिए। अगर 2-3 पीड़ित होंगे तो उससे थोड़ा कम, अगर 2 पीड़ित होंगे तो सामान्य रूप से, अगर 1 पीड़ित होता कभी कभी उसमें दर्द हो जाता है, बोला जाता है ऐसा। अगर चारों के चारों पीड़ित हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाए। हाँ बोलिए गुरुजी, ये चारों के चारों अंग एक बार और बता दीजिए प्लीज। एक राशि होता है और राशियाधिपति, जिस अंग के विचार कर रहे हैं उस अंग में जो राशि होता है और वो राशियाधिपति, और जो भाव होते हैं वो भाव और भावाधिपति, उस भाव का जो अधिपति होगा वो। ये चारों जी गुरुजी, जब पापों ग्रहों से पीड़ित होंगे तब जाके उस अंग में पीड़ा कहनी चाहिए। समझ में आ गया ना? जैसे हम अगर देखेंगे चतुर्थ भाव और चतुर्थाधिपति पीड़ित हो गए, उसके बाद चतुर्थ राशि कौन सी होती है? कर्क राशि होती है। कर्क राशि पीड़ित हो रहा है, कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? उसके कौन से भाग में पीड़ा होगा? कर्क राशि किस भाग में आता है? हृदय में। हृदय में, तो उसके हृदय संबंधी कुछ प्रॉब्लम होगा, बोलेंगे ना। इसी तरह हम बोलेंगे उसका द्वितीय भाव और द्वितीय अधिपति पीड़ित है, और वृष राशि का अधिपति शुक्र पीड़ित है, तो हम क्या बोलेंगे? उसमें मुख में कोई परेशानी होगी। जी गुरुजी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। बनाइए एक तुला लग्न की कुंडली, सब बनाए अपने नोटबुक में कि तुला लग्न की कुंडली बनाए। यहाँ बैठा है शनि को बैठाओ, अष्टम भाव में बैठाओ शनि को, और शनि के साथ बैठाओ चंद्रमा को। यहाँ बैठाओ सूर्य को, इधर मंगल को बैठाओ, बुध शुक्र यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठाओ राहु को, यहाँ बैठाओ केतु को। कोई बता सकता है इसमें किस अंग में ज्यादा पीड़ा होगा उस व्यक्ति को? अगर ये वाला कुंडली है उसका, किस अंग में सबसे ज्यादा पीड़ा होगा उसको? हृदय में गुरुजी। अच्छे से देख के बताइए।
इसका जो दशम भाव है वो पापाग्रह से पीड़ित हो रहा है। जो दशम भाव है वो पापाग्रह से पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताए। शनि की दृष्टि आ रही तीसरी, पांचवी दृष्टि है। देखिए केतु की पांचवी दृष्टि है, सूर्य की सप्तम दृष्टि है, शनि की तृतीय दृष्टि है और मंगल उसके साथ बैठा है। जी गुरुजी। पीड़ित हो गया, दशम भाव पीड़ित हो गया कि नहीं। गुरुजी। दशमाधिपति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा है। अष्टम में किसके साथ बैठा है? शनि के साथ। शनि के साथ बैठा है। राहु की दृष्टि है कि नहीं है? हाँ जी। राहु की 9वीं दृष्टि है। राहु की दृष्टि है तो दशमाधिपति भी पीड़ित हो गया। जी। पीड़ित हो गया। उसके बाद दशम में कौन सी राशि आता है? वृष राशि। दशम में वृष राशि आता है। मकर राशि। मकर राशि आता है ना। मकर राशि पीड़ित हो, मकर राशि पाप ग्रहों से पीड़ित है कि नहीं है? सूर्य बैठा है, राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि है गुरुजी। जी गुरुजी। तो राहु भी, तो दशम का जो राशि है वो भी पीड़ित। मंगल की सप्तम दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि, तो दशम जो राशि है वो पीड़ित हो गया। जी। और दशम भाव का जो अधिपति शनि है उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि है। जी गुरुजी। जी गुरुजी, नवम दृष्टि है। 9वीं दृष्टि। तो चारों के चारों अंग जो देखे हैं हम, वो पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दशम भाव के लिए दशम का जो होता है वो पीड़ित हो जा रहा है। तो दशम में कौन से विचार करते हैं? दशम राशि और दशम स्थान से, दशम भाव से हम किस अंग का विचार करते हैं? जानु। तो जानु उसका जो घुटने में होता है ना, वो जिसका कुंडली है उसके घुटने में जो चक्की जैसा होता है ना, एक घूमता रहता है, जी। वो उसका दिक्कत है। इस आदमी का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है उस अंग में। मंगल नीच का भी बैठा है गुरुजी का। हाँ, तो जानू में प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? घुटनों में, वो घुटनों का दर्द हमेशा बना रहता है इसके कुंडली में। हो गया है। तो प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुजी। जैसे हम विचार करते हैं, दशम भाव से विचार करते हैं, दशम राशि से विचार करते हैं, तो आप प्रामाणिक रूप से मिल गया आपको। तो आप ऐसे ही देखिए, जब आपको बोलने के लिए बोले कि आप माइक ऑन रखिए आपका, वरना ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जो आपके साउंड आता है ना वो सबको दिक्कत करता है। आ गया ना समझ में, या किसी को कुछ डाउट है? गुरुजी, इसमें गोचर कुंडली बना के देखेंगे कि लग्न कुंडली में ही दिख जाएगा? ये लग्न कुंडली में ही दिख जाएगा। ये आपको लग्न कुंडली में ही देखना है। अगर गोचर में देखेंगे, दशा देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कब होगा, कब ज्यादा होगा। जब जो पापा ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं, जैसे शनि पीड़ित कर रहा है, जैसे सूर्य, लगभग सारे के सारे पापा ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा पीड़ित कर रहा है उसकी दशा अंतरदशा जब चले, जब वो गोचर में खराब अवस्था में हो, जब उसके शनि 7.5 चले, शनि की ढैया चले, तब पता चलेगा कि उसको ज्यादा भोगना पड़ेगा ये सब। वरना लोगों को होता है ना, घुटनों में दर्द होता है, हमेशा घुटनों में दर्द रहता है, परंतु ऐसे कभी एक बार ऐसा दर्द हो जाता है वो मेडिकल में लेके पटक देता है आपको, उठ नहीं पाते आप, चल नहीं पाते आप। तब जब उसकी दशा अंतरदशा चलता है तब ऐसा होता है, जब पापों ग्रह की दशा अंतरदशा चलता है। समझ गए ना? जी गुरुजी। हाँ ठीक है। किसी को कुछ उस काल पुरुष के अंग विभाजन और उसमें रोग पहचान में किसी न किसी को कुछ डाउट तो नहीं होगा ना? गुरुजी एक एग्जांपल और ले लीजिए कुंडली का, ऐसा एक एग्जांपल और ले लो। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। गुरुजी, वक्ष के ठीक पीछे का जो हिस्सा होगा, हाँ वो भी जाएगा इसमें। वो हाँ, वक्ष में ही आएगा। हाँ, वो वक्ष प्रदेश में। देखो आगे का लेते हैं तो उस प्रदेश का पूरा लेते हैं,
हाँ, पूरा का पूरा भाग लेते हैं इधर से उधर तक। हम कहेंगे उरु लेंगे, उरु का पीछे वाला नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, तो ओ किस में आएगा? हाँ, ये लेते हैं तो पूरा लेते हैं इधर से उधर। और हम कहेंगे सिर प्रदेश, सिर का सामने वाला लेंगे तो पीछे वाला नहीं लेंगे, तो आगे वाला लेंगे, पीछे वाला भी लेंगे। जो हृदय होता है, हमको हृदय देखता है, पीछे उसका होता है ना, भाग होता है ना, पूरा का पूरा ऐसे जैसे रहता है, उसमें हृदय रहता है, ऐसे धक धक करता है। एक और कुंडली बनाए है सिंह लग्न की। सर हृदय के पीछे पीठ होती है, सब पीठ अब पूरा आएगा। अरे उसमें ही पूरा का पूरा पीठ थोड़ी, इधर से उधर तक जो वक्ष प्रदेश में आएगा उसी के हिसाब से जितना आएगा वो जाएगा, पेट के हिसाब से जितना आएगा जाएगा, कमर के हिसाब से जितना आएगा पीछे वाला हो जाएगा, ठीक। जो जितने हिसाब से आएगा। जो अभी कुंडली बताई थी आपने, इसमें हाँ। मंगल हमारा दसम भाव में बैठा था, और आपने बताया कि दसम भाव को मंगल बहुत प्रिय है, और यहाँ पे मंगल हर हाल में अच्छा ही रिजल्ट देता है। अरे हर हाल में अच्छा रिजल्ट देता है, वो पाप ग्रह है कि नहीं? अगर हर दसम भाव में, दसम भाव कौन सा भाव होता है? कर्म का भाव होता है जी। तो कर्म के हिसाब से उसको अच्छा परिणाम देगा। इसका मतलब ये नहीं कि रोग नहीं देगा। जितने लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको कोई रोग नहीं होता क्या? नहीं होता है, तो यही हम जानना चाह रहे थे कि वो कर्म यही तो भाव ना। को अच्छा देगा। तो कर्म भाव में अच्छा तो देगा, इसका मतलब ये नहीं कि रोग नहीं देगा। जी गुरुजी, रोग भी देगा। रोग तो देगा ही ना। इसमें ये तो नहीं देखेंगे कि जिसका कर्म अच्छा है उसका रोग नहीं होता। रोग होते ही होते हैं, किसको रोग नहीं होता? शरीर में सबको रोग होते हैं। आजकल के ऐसे कोई तो नहीं है जिसको रोग नहीं होते। तो कर्म के संदर्भ में अगर मंगल दसम भाव में बैठता है तो हमेशा अच्छा फल देगा। हाँ, कर्म के हिसाब से अच्छा परिणाम देगा। जी गुरुजी। जैसे जो सत्कर्म करते हैं उनको रोग थोड़ी नहीं होता है, ऐसा कुछ, ऐसा वो रोग महसूस, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सत्कर्म करने वाले होते हैं, वो रोग को महसूस, जो वेदांत, अब जो शास्त्र पढ़े होंगे, जो लगभग तो पता नहीं था इसमें कितने लोग शास्त्र पढ़े होंगे, जो संस्कृत के शास्त्र, जो वेदांत पढ़े होंगे, वेदांत में बोला जाता है शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता। जो शीत उष्ण द्वंद्व सबको सह जाता है वही होता है, वही वेदांत का अधिकारी, वही मोक्ष को प्राप्ति करने वाला हो जाता है। और आजकल तो शीत, उधर शीत और उष्ण का मतलब होता है सुख और दुख। जी गुरुजी। सुख दुख द्वंद्व सब जो सह जाता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं उसके ऊपर पड़ता है, वो मोक्ष के अधिकारी बनता है। और आजकल वो नहीं कि जिसको वो आजकल सब मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। सबको दुख होता है, सबको कष्ट होता है, शरीर में पीड़ा हुआ, शरीर में किस अंग में कुछ हुआ तो सबको पीड़ा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा कर्म जो करेगा, जो कर्म जिसका अच्छा होगा, अच्छा नौकरी करेगा, उसको कुछ रोग नहीं होगा। होता है 80% लोगों की अभी हार्ट बीमारी है। 80% लोग जो अच्छे अच्छे नौकरी कर रहे होंगे फिर भी हार्ट बीमारी होगा, हार्ट अटैक हो रहा होगा, ब्लड प्रेशर होगा, हाँ, ये सब शुगर होगा, ये सब आजकल की बीमारी, ये सब नॉर्मल सी हो गई। ये सब जिसको देखो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा होगा या डायबिटीज की दवा खा रहा होगा। हाँ। एक एग्जांपल और ले लो। हाँ ठीक है, सिंह लग्न की कुंडली बनाएंगे। बना ली। आपको तो बनाए दीजिए, आपको बोल के हम किसी और को समझाने लग गए ना। ठीक है, अभी यहां बैठाइए शनि को और केतु को, यहां बैठाइए राहु को। बैठा दिए? बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा दिया गुरुजी। बैठा दिए गुरुजी। तो सूर्य को भी यहीं बैठा दीजिए। बैठा दिए? जी गुरुजी। गुरुजी सूर्य कहाँ है? लग्न में है कि द्वादश में है? नहीं नहीं, द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव में है। यहाँ शुक्र के साथ मंगल को बैठा दीजिए। यहाँ, अरे कहाँ चला गया ये? कहाँ तो थोड़ा हो गया। यहाँ बैठा दो बुध को। बैठा दिए? जी जी। तो यहाँ बैठा दो चंद्रमा को। बैठ गया?
जी तो यहाँ बैठा तो गुरु को, इसको किस अंग में पीड़ा होगा? द्वितीय भाव में मुख संबंधी परेशानी। कैसे होगा? द्वितीय भाव मतलब अपनी कौन सी राशि यार? मिथुन राशि है गुरु जी द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में मिथुन राशि कैसे? कन्या राशि कन्या है। कन्या 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 राशि। मिथुन राशि में, कन्या राशि। मिथुन द्वितीय भाव में कन्या राशि है। वो द्वितीय भाव पीड़ित हो रहा है कि नहीं पीड़ित हो रहा है? देखो जी गुरुजी हो रहा है शनि कि और केतु की केतु की सप्तम दृष्टि, दृष्टि। राहु सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। तो सब शनि के हिसाब से द्वितीय भाव पीड़ित हो गया। द्वितीय भाव पीड़ित हो गया कि नहीं? अष्टम भी तो हमारा राहु और सूर्य के अष्टम के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है ना गुरुजी, शनि और केतु। और शनि भी बेटा, केतु भी बेटा। हाँ, तो हम द्वितीय भाव अभी देखते हैं। तो बृहस्पति पीड़ित हो रहा है। क्योंकि अष्टम भाव का जो ये होता है बृहस्पति होता है, बृहस्पति पीड़ित हो रहा है क्या वहाँ? जी मंगल की दृष्टि जा रही है गुरुजी। मंगल की दृष्टि जा रही है। सप्तम दृष्टि। मंगल की सप्तम दृष्टि जा रहा है। उसके बाद इसका जो अधिपति है क्या है? बृहस्पति खराब हो गया, तो अष्टम जो राशि होता है, अष्टम राशि पीड़ित हो रहा है। अष्टम राशि जी। गुरुजी, अष्टम भाव मीन राशि। अष्टम राशि, क्योंकि अष्टम भाव के विचार कर रहे हैं तो अष्टम राशि को भी देखेंगे ना हम। हाँ गुरुजी, वृश्चिक राशि, गुरुजी, अष्टम राशि मीन हो रही ना, ये प्रभावित हो रही राहु से, राहु केतु से, सूर्य से। वो अष्टम भाव पीड़ित हो रहा है। अष्टम राशि बोला मैं। अष्टम राशि कौन सी? वृश्चिक। वृश्चिक। वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि है कि नहीं? शनि की दृष्टि। जी गुरुजी, नवी दृष्टि। हाँ गुरुजी, तृतीय दृष्टि है शनि की। शनि की तृतीय दृष्टि है। शनि की तृतीय दृष्टि है। पहले देख, शनि है। शनि कहाँ पे बैठा है? नहीं गुरुजी, शनि की दृष्टि अष्टम नहीं है पे। चतुर्थ भाव में। शनि तो अष्टम भाव में है। तो नहीं है गुरुजी, नहीं है। नहीं गुरुजी, तो शनि की यहाँ दृष्टि नहीं है। यहाँ चंद्रमा की दृष्टि। मंगल की सप्तम दृष्टि है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। हाँ, मंगल की चतुर्थी दृष्टि है, केतु की नवम दृष्टि है। शनि का दशम भाव प्रभाव है। हो गया, ये भी पीड़ित हो गया इसके हिसाब से। और उसका जो अधिपति मंगल है वो शुक्र के साथ जाके बैठा है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सामान्य रूप से उसका अष्टम भाव प्रभावित हो रहा है। अष्टम भाव गुरुजी। उसके साथ द्वितीय भाव भी प्रभावित हो रहा है। जी कौन सा? द्वितीय भाव भी उसका प्रभावित हो रहा है, परंतु इसका अष्टम भाव जनित समस्या अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया है, परंतु द्वितीय भाव जनित समस्या इसको दिखाई देने लग गया है। कैसे दिखाई देने लग गया है? इसका एक मुख का एक प्रदेश जो दाहिने साइड होता है ना, दाहिने साइड जो मुख का होता है ना, वो मुख का प्रदेश एक बार क्या होता है, हो गया था, पैरालिसिस जैसा हो जाता है। एक साइड ऐसा, एक साइड काम नहीं करता था इसका। इसको क्या एक बोलते हैं, ठीक उसका पर्टिकुलर नाम तो हमको याद नहीं आ रहा है। लकवे की बीमारी, वो लकवे की बीमारी। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा शरीर, सिर्फ एक भाग जैसे मुंह नहीं अच्छे से खुलना, एक आंख नहीं झपका पाता था वो, ऐसे खाना नहीं खा पाता, मुंह अच्छे से नहीं खुलता था उसका। ऐसे एक साइड काम करता था, एक साइड नहीं काम कर रहा था। जो दाहिने वाला जो साइड है वो वाला नहीं काम कर रहा था। बच्चे खाते शरद पवार की तरह। हाँ, मुख का एक साइड नहीं काम कर रहा था। लगभग 3-4 महीने के बाद वो सही हुआ। इसमें द्वितीय बुध तो प्रभावित है ही नहीं। द्वितीय बुध प्रभावित नहीं है, पर बाकी सब जो जितने भी है वो प्रभावित हो रहे। द्वितीय भाव संपूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा? गुरुजी मेरा कहना था अष्टम भाव भी तो प्रभावित हो रहा है। अष्टम में जो राशि है तो शनि। अभी सुनो, अभी अष्टम भाव जनित समस्या उसको दिखाई नहीं दे। इसका मतलब ये नहीं कि दिखाई आगे नहीं दे सकता। हाँ, तो मतलब अष्टम कहीं ना कहीं गुरुजी भविष्य में वो समस्या भी हो सकती है। समस्या हो सकता है उसको। हाँ,
है ना। समस्या उसका अष्टम इसमें- भाव जनित समस्या उसको हो सकता है। हाँ, हम बता सकते हैं अष्टम भाव गुप्तांग का है, उसको आगे चलते गुप्तांग में कुछ ना कुछ परेशानी उसको हो सकता है, गुप्त समस्या हो सकती है उसको गुरुजी। हो सकता है, परंतु अभी इसका ये वाला समस्या हम पहचान लिए क्योंकि उसका द्वितीय भाव संपूर्ण रूप से पीड़ित है, द्वितीय अधिपति पीड़ित इसमें- नहीं है। नहीं, इसमें क्या क्या लेंगे गुरुजी? द्वितीय भाव, द्वितीय और सुनिए सुनिए, मंगल- द्वितीय भाव द्वितीय और द्वितीय जो राशि होता है, सेकंड राशि कौन सा होता है? वृष राशि। अच्छा 6 लिखा है तो उसका मतलब नहीं, मतलब कन्या का और छह का छह का अच्छा, मतलब अच्छा। 6 राशि का अधिपति नहीं तो भाव 6 का राशि का अधिपति। अधिपति कन्या का बुध हुआ, कन्या हो गई बुध। तो द्वितीय भाव में तो काल हाँ, पुरुष की काल पुरुष की राशि और काल पुरुष की राशि का स्वामी ये भी लेते हैं। हाँ, और देखो अभी बुध इसमें जो भी लिखा प्रभावित हुआ हो रहा है है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बुध भी यहाँ प्रभावित हो रहा है। देखो इस तरफ शनि है, शनि की दृष्टि किस पर जा रहा है? चतुर्थ भाव पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बुध में जा रहा है गुरुजी, सब जा रहा है। शनि की दृष्टि, सॉरी शनि तो नहीं है, केतु और शनि मंगल की गुरुजी। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इधर राहु और सूर्य है, किस भाव पे? द्वितीय भाव पे राहु और सूर्य है, और चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मंगल की दृष्टि जा रहा है कि दस नहीं, चतुर्थ भाव पर शनि की चतुर्थ नहीं भाव जा रहा पर है तो गुरुजी, पंचम नौवीं पे जा रहा है दृष्टि गुरुजी। जा रही है शनि की। केतु की नवम दृष्टि शनि की होती नहीं, शनि की दसम दृष्टि होती है। सॉरी शनि की दसम दृष्टि, केतु की दृष्टि, सॉरी केतु की नवम केतु की दृष्टि, नवम दृष्टि जा रही है। केतु की नवम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है गुरुजी, तो वो पापा मध्यत्व में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया गुरुजी, आ गया तो वो द्वितीय भी प्रभावित हो गया कि नहीं हो गया? जी आ गया ना? हाँ हाँ गुरुजी। पाप मध्य में शनि से भी आ जाएगा। शनि जब पंचम और सप्तम पे, पंचम और तृतीय पर दृष्टि डालेगा तो ये चतुर्थ भाव पाप मध्य में आ जाएगा। आ जाएगा। तो इस तरह वो आ गया, कौन सा आ गया? बुध भी पाप मध्यत्व में बुध भी पाप मध्यत्व में आ गया। और द्वितीय जो राशि है, द्वितीय राशि पर किसका दृष्टि जा रहा है बताए? शनि की दृष्टि जा रहा है कि नहीं? द्वितीय जो राशि है, तृतीय दृष्टि जा रही है। हाँ, वृषभ शनि की एकदम दृष्टि। जी गुरुजी, शनि की जा रहा है कि नहीं? जा रही है गुरुजी। ये वाला शनि है, कंफ्यूज मत होइए, ये वाला शनि, ये वाला राहु, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सब। द्वितीय राशि तो वृषभ हुई। तो वृषभ पर शनि की दृष्टि जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गुरुजी शनि की तृतीय दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि जा रही है। जा रहा है ना? तो द्वितीय राशि जो वो पीड़ित हो गया कि नहीं हो गया? हो गई गुरुजी। और जो द्वितीय भाव का, जो द्वितीय राशि का जो स्वामी है, वृष राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो मंगल के साथ बैठा है कि? जी तो गुरुजी, द्वितीय भाव द्वितीयाधिपति, द्वितीय राशि और शुक्र उसका अधिपति, वृष और शुक्र दोनों, चारों के चारों पापों ग्रह से पीड़ित हुए कि नहीं हुए? गुरुजी इसमें द्वितीय राशि दसम भाव को मानेंगे ना? हाँ, दसम भाव को ही मानेंगे। या दसम भाव में द्वितीय राशि जहाँ लिखा हो, चाहे जहाँ 2 लिखा हुआ है वो द्वितीय राशि है, उसका उस पर शनि की दृष्टि जा रहा है कि नहीं जा रहा है? शनि की दृष्टि जा रहा है, राहु की नवम, केतु की नहीं, शनि की दृष्टि जा रहा है। वैसे बोल सकते हैं कि केतु अधिष्ठित शनि की दृष्टि, केतु के साथ बैठा हुआ शनि की दृष्टि, उसके साथ बोला जाता है राहु की पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि। तो द्वितीय राशि भी, वृष राशि भी पीड़ित हो गया। उसके साथ वृष राशि का जो अधिपति हुआ शुक्र, वो भी मंगल के साथ बैठा है, वो भी पीड़ित हो गया। पीड़ित हुआ कि नहीं हुआ? चंद्रमा उच्चिका भी तो बैठा है। चंद्रमा उच्च का, वो उच्च का फल देगा, अलग से उच्च का फल देगा। चंद्रमा इस चारों में से किसी का कुछ ऐसे है तो पाप ग्रह से तो पीड़ित हो रहा है ना? पाप ग्रह से पीड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, तो उच्च का हुआ भी पाप ग्रह से पीड़ित हो रहा है वो। तो इसका कौन सा प्रॉब्लम है? आप प्लीज अपना साउंड बंद कर दीजिए, जिसका साउंड ज्यादा हो रहा है। आ गया समझ में? किसी को कुछ डाउट है? गुरुजी इसका सूत्र लिखवा दीजिए पर से एक बार। सूत्र लिखिए।
काल पुरुष के जो अंग में जो राशि होता है वो राशि, वृंदा जी आप अपना माइक बंद रखिए। काल पुरुष के जिस अंग का विचार कर रहे हैं उस अंग के जो राशि होता है वो राशि और उस राशि का अधिपति। काल पुरुष के जिस अंग का विचार कर रहे हैं उसमें जो राशि होता है वो राशि का जो अधिपति होता है वो रास्याधिपति। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी लिख रहे हैं ना आप। गुरुजी मैंने देखा काल पुरुष के जिस अंग का विचार कर रहे हैं वह राशि और उस राशि का अधिपति, और जो उसमें जो भाव आता है वो भाव और वो भावाधिपति। राशि रास्याधिपति, भाव और भावाधिपति। आपको पता चल गया ना किस भाव में किस राशि आता है, जैसे करके किस अंग में कौन सी राशि आता है, किस भाव कौन सा अंग किस भाव में आता है वो। ये चारों के चारों जब पाप ग्रह से पीड़ित होंगे तब उस अंग संबंधित समस्या देंगे। गुरुजी इनको क्या कैंसर होगा? नहीं कैंसर नहीं है, ऐसे कैंसर का अलग बीमारी है। इसका बोला ना एक ऐसा बीमारी होता है, हुआ था जिसका एक साइड काम नहीं करता था, मुंह का एक साइड, जैसे बोला एक फेशियल पैरालिसिस बोल सकते हैं आप। उसका एक नाम है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। एक साइड उसका काम नहीं करता था, एक साइड ऐसा। गुरुजी खालिश बोलते, पता चलेगा कि इस व्यक्ति को बीमारी ये हो गई है तो ये सही हो भी सकता है या नहीं? हाँ उसका सही हो भी गया है, 4-5 महीना लगा उसका सही हुआ। कहते हैं गुरुजी जब उसका क्या बोले गुरुजी? कहते हैं गुरुजी भावाधिपति की बात आप बोले मैं सुन नहीं पाया और ये मतलब सब बात करने लग गया। भाव और भावाधिपति जब पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे तब उस भाव जनित समस्या होंगे। तो गुरुजी ये व्यक्ति का गुटखा भी खाता था क्या? अरे छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल का। अभी आगे खाएगा नहीं खाएगा उसका मर्जी। 2 साल पहले इसका ऐसा हुआ। जिस चीज का आप बता रहे हो, जिस बीमारी का जो बन रहा था वो क्या कहता है, कुछ गुटखा तंबाकू वगैरह खाने वालों भी होती है अधिकतर। नहीं सब ऐसा नहीं कि गुटखा तंबाकू वालों का, ऐसा ये होता है वो वाला जो होता है ना, जैसे जैसे होता है ना, इस मुंह के अंदर सब नर्व होते हैं। वो नर्व जब काम करना छोड़ देते हैं, हम डॉक्टर से जाके पूछा उस रोगों के बारे में, डॉक्टर बोले नस के भीतर एक ऐसे चलता है जिसके वजह से क्या मुंह फंक्शन करता है, आप आंख खुल पाते हैं, मुंह खुल पाते हैं, ये सब होता है। जब वो वाला ठंडी के हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, वो काम नहीं करता, तब वो मुंह का एक साइड काम नहीं करता ना। उसका इस तरह का बीमारी आपको दिखा देता हूँ। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है शायद ना? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब स्क्रीन शेयर करके उस बीमारी के बारे में आपको दिखा देता हूँ, मुंह में किस तरह का बीमारी उसका हुआ था। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको। इस जो फोटो दिख रहा है ना आपको, जी गुरुजी दिख रहा है। हाँ, इस जो नस है, इस नस एक साइड का ऐसे काम नहीं करता था उसका। हाँ,
4-5 महीने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे काम किया, उसके बाद अभी तक भी उसका सही नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा डॉक्टर बोले हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे, जब तक नस संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से काम नहीं करता तब तक ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा दिक्कत देता है। गुरुजी ऐसी बीमारी है ना मंगल, क्योंकि अपन ब्लड से देखते हैं, वो मंगल यहाँ पे है ना चतुर्थ भाव को शामिल होके वो पाप और केतु के प्रभाव में आ रहा है, तो इस वजह से किसी बीमारी में क्या होता है दिमाग पे ना नहीं, देखो ये नर्व के बीमारी है, ये नर्व के वजह से ये बीमारी हुआ है, क्योंकि ये नर्व जो होता है, स्नायु जो होता है ना, वो काम नहीं करता ठीक तरह से। जितने भी पैरालिसिस टाइप का बीमारी होता है, जब नर्व नहीं काम करता, जब ब्रेन नहीं काम करता, तब होता है। ये जो वन टाइप ऑफ ये पैरालिसिस का बीमारी है, इसका स्नायु ठीक से काम नहीं करता था। हाँ, और चंद्रमा जो शरीर में जितना जल होता है, जितना ठंडा होता है, वो सब कारक कौन होता है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा भी यहाँ पाप ग्रहों से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, राहु से, केतु माने क्या, राहु से पीड़ित है, तब जाके इसका ये सब बीमारी हुआ। क्योंकि शनि की 10 पूर्ण रूप से द्वितीय भाव पर दृष्टि है, शनि के पाप मध्वत्व में आ रहा है द्वितीय अधिपति शनि भी, चंद्रमा भी, इसके लिए वो स्नायु जनित समस्या इसको आ गया। सर स्नायु की समस्या तो शनि का है सर। हाँ, तो शनि के वजह से बोला ना, शनि के वजह से ये सब हुआ। अच्छा, कहीं भी हो सकता, पैर हुआ, पेट हुआ, मुख में कहीं भी हो सकता। तो इसका द्वितीय भाव पीड़ित हुआ, तो द्वितीय भाव में मुख स्नायु जनित प्रॉब्लम दे दिया। गुरुजी, यदि ये कुंडली पहले दिखा ली जाती तो क्या कोई ऐसे उपाय थे? जैसे बीमारी इसमें पता चल रही है कि ये बीमारी आपको होगी, तो ऐसा भी कुछ होता है कि तो हो पाता है, उसका उपाय कर देते, हम उपाय कर देते, इसका मतलब है संपूर्ण रूप से निराकरण हो जाता, या नहीं तो हम सुधार कर लेते। जितना ज्यादा हुआ वो 4-5 महीना अभी तक इसका हो रहा है, थोड़ा कम होता, सामान्य रूप से होता है, उसको झेलने की उसमें ताकत आ जाती। हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी इस बारे में क्या उपाय बताना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोला ना, जो अंग पीड़ित हो रहा है, जिसके वजह से पीड़ित हो रहा है, जो पीड़ित कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो पीड़ित कर रहे हैं उनके लिए आपको प्रतिकार करना पड़ेगा मणिमंत्र औषधि के साथ। उनको जो पीड़ित कर रहे हैं उनको शांत करना पड़ेगा, और जो पीड़ित हो रहे हैं उनको बलवान करना पड़ेगा कि हम पीड़ित हो रहे हैं, तो हम पीड़ित, हम काम नहीं कर पा रहे, उनको उनके पूजन करके, हवन करके, उनका जप वगैरह करके तब उनको बलवान किया जाता है। और जो पीड़ित कर रहे हैं उनको भी शांत किया जाता है। जब शनि पीड़ित कर रहा है तो शनि को शांत करो, राहु पीड़ित कर रहा है तो राहु को शांत करो। जो पीड़ित कर रहे हैं उनके मणिमंत्र औषधि ये सब करके उनको शांत किया जाता है, और जो बलहीन है उनको बलवान किया जाता है, तब जाके ना होता है। चलो, अभी एक ही ये में पूरा का पूरा समय निकल गया, और एक छोटा सा इसके जैसा ही एक है, जैसे हम ये वाला बीमारी जान गए ना, उसके हिसाब से और एक होता है, जैसे ये भाव और राशि के हिसाब से हम जान गए, उसी के हिसाब से एक ग्रहों के हिसाब से होता है। जैसे ना ये सब राशि के हिसाब से हो गए, उसी तरह ग्रहों के हिसाब से भी हम मानते हैं कि किस ग्रह, कौन सा ग्रह कौन से कारक को मानता है, शरीर में कौन सा कारक का कौन सा ग्रह है। जो ग्रह पीड़ित होगा उसी प्रकार का उसका प्रॉब्लम होगा, उसी प्रकार का उसे प्रॉब्लम होगा, उस कारक संबंधी उसको प्रॉब्लम होगा। सर ये सूत्र या जो भी है नियम का लिखवा दीजिए, वाला जो आपने बताया। कोड़ा दूसरा वाला ना, अभी जो बता रहे हैं सेकंड वाला। हाँ अभी बता रहे हैं, देखिए सूर्य जो है वो अस्थि के कारक है। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी का कारक है। शरीर में जो हड्डी का कारक होते हैं वो कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य होते हैं। और चंद्रमा जो होता है वो रक्त के कारक होते हैं। सूर्य अस्थि के कारक हड्डी के, चंद्रमा रक्त के कारक होते हैं। और जो मंगल होता है वो मज्जा का कारक होता है। मज्जा का मतलब होता है हड्डी के अंदर जो होता है उसको मज्जा कहते हैं, जिसमें हड्डी जो है ना ताकतवर होता है हड्डी।
वो बोन मैरो बोलते हैं। हाँ, बोन मैरो, हड्डी के अंदर होता है वो, उसको क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। और बुध जो होता है वो त्वचा का कारक होता है। त्वचा मतलब आपके जो त्वचा होता है ना, उसका कारक होता है। स्किन गुरुजी, स्किन। स्किन। उसके बाद गुरु जो होता है वो मेद के कारक होता है। चर्बी जो होता है ना, चर्बी का कारक कौन होता है? बृहस्पति होता है। और शुक्र जो होता है वो वीर्य के कारक होते हैं। कौन से कारक होते हैं? वीर्य के कारक होते हैं। और शनि जो होता है वो स्नायु के कारक होता है। गुरुजी मांस का कारक कोई नहीं होता गुरुजी? वो मेद जो बताया, जो चर्बी, वो सब मांस इसी में आ जाते हैं ना, चर्बी, मेद, ये सब। अस्थि, रक्त। राहु केतु को इसमें नहीं लिया जाता। कहीं कहीं पाश्चात्य में मंगल को रक्त के कारक माने जाते हैं, है ना, परंतु हमारे यहाँ ए है, मंगल है मज्जा के कारक, चंद्रमा है रक्त के कारक। लिख लिए ये सब? हाँ, क्या सर गुरुवार को जो संतान संबंधी कुछ नियम लिखवाए थे सर, वो एक बार रिपीट कर देंगे तो सही रहेगा सर। उस दिन छूट गई थी सर क्लास। हाँ, वो लिख पाया जाएगा। आज जो पढ़ाया जा रहा है वो लिखिए, वो लिखाया जाएगा। जस धनुर्धर योग लिखाया जाएगा, संतान संपत्ति जो प्रॉब्लम होता है उसको भी लिखाया जाएगा। कोई टेंशन नहीं, सब लिखाया जाएगा आपको। बस आप ये लिखिए, ये तो सबके लिए पढ़ाया जा रहा है। चंद्रमा मत हो जाता है तो बोलते हैं ना, मानस के कारक होते हैं। क्या 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 होता है? चंद्रमा मानस के कारक वो अलग बात है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, वो अलग कारक होते हैं। वो आत्मादि कारक होते हैं। सूर्य आत्मा का कारक हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। चंद्रमा मन का कारक हो गया, मंगल पराक्रम का कारक हो गया, ये अलग होता है। बुध वाणी का कारक हो, लिख लीजिए। सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट होता है आत्म कारक का, आत्मा का कारक होता है सूर्य। चंद्रमा जो है मन का कारक है। मंगल जो है पराक्रम का कारक है। बुध जो है वाणी का कारक है। गुरु जो है वह सुख के और विद्या के कारक है। विद्या और सुख के कारक होते हैं गुरु। और शुक्र जो होता है वो कामना का कारक होता है, कामना वासना का कारक होता है शुक्र। और शनि जो होता है वो दुख के कारक होता है। लिख लिए? गुरुजी। ठीक है, अभी जो दूसरा नियम जो है तो हम बता रहे थे, देखिए जो राशि 6, 8, 12 इसमें से जो ग्रह इसमें से जब बताया गया जो जिस कारक का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें से जो ग्रह 6, 8, 12 भावों में, अनिष्ट भावों में बैठ जाए और शुभ ग्रहों के दृष्टि से रहित होके पाप ग्रहों से दुष्ट और युक्त हो जाए, तब उस संबंधी समस्या देता है कि नहीं देता है? लिख दीजिए। अगर इनमें से इन ग्रहों में से कोई ग्रह 6, 8, 12 भावों में बैठ जाए, अनिष्ट भावों में बैठ जाए, पाप ग्रहों से दुष्ट और युक्त हो जाए, पाप ग्रहों से दुष्ट और युक्त हो जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित हो जाए या युक्ति से रहित हो जाए, तब उस संबंधी समस्या देता है।
पाप ग्रहों से युक्त हो जाए और शुभ ग्रहों से रहित हो जाए। दृष्ट और युक्त से, शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, युक्ति ना हो, तब उस संबंधी समस्या देता है। चलो उसी कुंडली में देखते हैं। मैं बोला ना स्नायु जनित समस्या उसको हो गया था, मुंह में हुआ था कि नहीं, उसका द्वितीय भाव पीड़ित हुआ था। द्वितीय भाव के हिसाब से देखो यहाँ शनि अष्टम भाव में बैठा है कि नहीं, भाव नहीं बैठा है, कुंडली दिख रहा है ना, शनि अष्टम भाव में बैठा है, तो राहु और सूर्य की दृष्टि में है, केतु के साथ बैठा है, और मंगल की अष्टम दृष्टि आ रहा है शनि के ऊपर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जितने पापा ग्रह होते हैं, राहु, सूर्य, शनि तो खुद है यहाँ, राहु, सूर्य, केतु, मंगल, ये चारों के चारों पापा ग्रहों से पीड़ित हो रहा है कि नहीं अष्टम भाव में बैठ के। पहले तो अष्टम भाव में अनिष्ट भाव में बैठ गया, उसके पास राहु, सूर्य, केतु, मंगल सबसे प्रभावित हो रहा है, तो उसको स्नायु जनित समस्या देगा कि नहीं देगा? जी गुरुजी, जी गुरुजी। राहु जनित समस्या दिया, शनि जनित जितने समस्या होता है वो दे दिया कि नहीं दे दिया? उसके मुंह में स्नायु जनित समस्या हो गया, उसको लकवा जैसा स्नायु ठीक से काम नहीं किया तो ये वाला बीमारी हो गया उसको। आपको हो गया होगा, प्रैक्टिकल हो गया यहीं पे, क्यों स्नायु जनित समस्या उसको हुआ? क्योंकि शनि संपूर्ण रूप से पीड़ित है वहां। गुरुजी, यदि द्वादश भाव में गुरु बैठा हो और पाप ग्रहों से पीड़ित भी हो, तो वो चरण में समस्या देगा या फिर चर्बी बढ़ाएगा, या दोनों कर सकता है? दोनों कर सकता है। सिर्फ ये हम चरण में समस्या सिर्फ गुरु को देख के तो नहीं बता सकते ना, पाप ग्रह से पीड़ित हो सिर्फ गुरु को देख के तो नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि द्वादश भाव में कौन सा राशि है, उसका अधिपति कौन है, द्वादश भाव माने 12 जो राशि है कौन सी भाव में पड़ रहा है, वो वाला पीड़ित हो रहा है कि नहीं। चारों अंग जब पीड़ित होंगे तब बोलेंगे कि ये चरण वाला जो भाग होगा वो पीड़ित होगा, परंतु वो जब ये देखते हैं चर्बी वाला देखेंगे। हाँ, अनिष्ट भाव वही होते हैं, 6, 8, 12 होता है, अनिष्ट भाव होता है, त्रिक स्थान होता है, हाँ, त्रिसढ़ाय को भी अनिष्ट स्थान माना जाता है, 3, 6, 11 भावों को भी कभी कभी माना जाता है, पर 6, 8, 12 को भी माना जाता है, 3 को माना जाता है, 6 सबसे खराब होता है, 8 खराब होता है, 12 खराब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा परिणाम नहीं देंगे, अच्छा परिणाम देंगे, और खराब भाव माने जाते हैं। तो चर्बी तो कंफर्म गुरुजी चरण वाले के लिए चारों देखेंगे। एक बात और सर, शनि हमेशा दुख का ही कारक होता है। हाँ, दुख का ही कारक होता है शनि, दुख का ही, हाँ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं देता। शनि क्या होता है, शनि की दशा अंतरदशा जब चलता है ना, वो सबको सीधा कर देता है। जब शनि सर जब नौकरी देता है, व्यवसाय देता है, हाँ देता है कारक हुआ। वो दुख का कारक इसलिए माना जाता है क्योंकि जब उसकी दशा अंतरदशा चलते कुछ ना कुछ वो दुख देता ही है, उसका मूल कारण वही है। गुरु जब अच्छे पर, हाँ, वो दुख का होता है, और दीर्घायु करेगा तो दुख में दीर्घायु करेगा, सुख में दीर्घायु नहीं करेगा, दुख देके दीर्घायु करेगा। जब उसकी दशा अंतरदशा चलता है वो आप इतना दुख देता है कि लोगों को वो इसमें डाल देता है, भक्ति मार्ग में डाल देता है, क्योंकि वो बहुत आध्यात्म की ग्रह है शनि। जो जब उसकी दशा अंतरदशा चलता है ना, सबको आध्यात्म की तरफ खींच लाता है, सब शिव जी का पूजन करने, हनुमान जी का पूजन करने लग जाते हैं। गुरुजी बहुत से लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। हाँ, गुरुजी और देखेंगे डिप्रेशन देखेंगे वो अभी आप आगे आपको पढ़ाया जाए तो आत्मघाती योग पढ़ाया जाएगा। जब आत्मघाती योग पढ़ाया जाएगा तब सब दुख में क्या आत्महत्या कर लेते हैं, सब डिप्रेशन में क्या आत्महत्या कर लेते हैं। जिसके कुंडली में आत्महत्या योग होगा, आत्मघाती योग होगा, वही आत्महत्या करेगा। सब नहीं कर पाएंगे, सब में इतना ताकत नहीं होता। गुरुजी अभी मुख वाला आपने जो बताया ना, उसमें शनि अष्टम भाव में बैठा था और केतु के साथ बैठा है, तो वो भाव पीड़ित हो गया अष्टम भाव पर। उसके ऊपर आपने राहु और सूर्य दोनों की दृष्टि बताई, तो सूर्य की थोड़ी पाप ग्रह थोड़ी माना जाएगा सूर्य? हाँ, सूर्य पाप ग्रह ही माना जाता है, सूर्य थोड़ी शुभ ग्रह है, सूर्य पाप ग्रह ही है। और राहु के साथ बैठा है तो और पाप हो गया ना वो। अच्छा
जैसे माना जाता है राहु के साथ बैठा हुआ शनि, ऐसे ही वह राहु के साथ बैठा हुआ सूर्य पाप ग्रह ज्यादा माना जाता है ना, पाप ग्रह ही माना जाता है। सूर्य शुभ ग्रह नहीं होता, पाप ग्रह ही होता है। इसके लिए आपको पहला वाला जो क्लास है अच्छे से समझना चाहिए, कौन सा शुभ ग्रह है कौन सा अशुभ ग्रह है। गुरुजी, हाँ गुरुजी प्रश्न था हमारा। हाँ गलत बात बोलने दीजिए गुरुजी। ये जैसे गुरु की आप जो अभी जो आपने कुंडली दिखाई, इसमें गुरु की सप्तम दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। हाँ, तो उससे आसपास के द्वितीय और द्वादश भाव भी प्रभावित रहेंगे, मतलब शुभ प्रभाव में आएंगे? नहीं नहीं, वो दृष्टि जहां डालता है वहीं पे होगा। अगर उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह है तो उसके इधर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, उधर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई कि युति हो गई, तब उसके बीच वाला जो भाव होता है, जैसे हम देखते हैं ना पाप मध्यत्व में, ऐसे ही अगर दोनों तरफ शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हो तो उस वो वाला भाव शुभ मध्यत्व या पाप मध्यत्व में ऐसे बोला जाता है। ऐसे नहीं कि द्वितीय भाव में डाला तो दृष्टि द्वादश और द्वितीय भाव में प्रभावित होंगे। उसमें अगर देखेंगे तृतीय भाव में शुभ ग्रह है, संपूर्ण रूप से द्वितीय भाव पर दृष्टि जा रहा है, सामान्य रूप से कम कर देगा उसको, जो पाप होता है थोड़ा कम कर देगा, यही देखा जाता है। गुरुजी प्रश्न था हमारा। हाँ बोलिए। मतलब थोड़ा लिंक से हट के प्रश्न था हमारा। पिछली बार क्या डाटा खत्म हो गया था, मतलब क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे। विवाह विचार के लिए जैसे अपन सप्तम भाव से देखते हैं कि भैया, लेकिन अगर किसी का एक से अधिक विवाह होने वाला हो तो फिर वो कौन से भाव से देखेंगे अपन? क्या क्या विवाह विचार करने के लिए अपन सप्तम भाव से कुंडली में विचार करते हैं, सेवंथ हाउस से विचार करते हैं विवाह का। अगर किसी का सेकंड मैरिज का विचार करना हो तब फिर कौन सा भाव देखेंगे अपन? विवाह का भाव जो होता है वही देखेंगे। अच्छा, दूसरी तीसरी कितनी भी शादी हो सब सेवंथ हाउस से देखेंगे, मतलब द्वितीय भाव के ही देखेंगे। हाँ शशिकांत जी, आप क्या पूछ रहे थे? ठीक है। आप बता रहे हैं कि अभी जैसे सभी ग्रहों के बारे में कि ये इस कारक का है, इस कारक का, तो इसी तरह यदि सभी ग्रह यदि इस क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाए तब ये कैसा रोग हो सकता है, क्या हो सकता है? सभी ग्रह एक साथ तो पीड़ित नहीं हो पाएंगे ना, सभी ग्रह एक साथ पीड़ित नहीं। अगर हो गए तो सब ग्रह जनित जैसे होता है, सब ग्रह जनित प्रॉब्लम होता है उसका, जैसे स्नायु नहीं काम कर रहा है, हड्डी नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो सब जनित प्रॉब्लम, एक रक्त जनित समस्या हो रहा है, तो एक साथ इतने रोग हो जाएगा तो बचेगा? मतलब जैसे अभी आप ये देखिए हो जाएगा तो उसका रक्त जनित समस्या है, उसको हड्डी जनित समस्या है, मज्जा जनित, त्वचा जनित, मेद जनित, सब जनित समस्या हो रहा है उसको, तो क्या कैसे बचेगा वो? वही लेकिन तो देखेंगे सब ऐसे नहीं पीड़ित हो सकते एक साथ। सब नौ के नौ जो ग्रह, जो सात ग्रह एक साथ नहीं पीड़ित हो सकते, कभी पीड़ित नहीं होंगे। कुछ ना कोई ग्रह ऐसा होगा तो एक शुभ परिणाम दे रहा होगा। हाँ, गुरु और बुध दोनों एक साथ ही है। हाँ, तो दोनों शुभ ग्रह है, फिर भी अनिष्ट भाव में है। हाँ, अनिष्ट भाव में है, ठीक है। षष्ठ भाव में, हाँ ठीक है। तो पापग्रह की दृष्टि होना चाहिए ना उसके ऊपर, उतना पापग्रह की दृष्टि होना चाहिए, तब जाके वो प्रॉब्लम करेगा। त्वचा जनित समस्या करेगा, मेद जनित समस्या करेगा, मेद बहुल बना देगा, मेद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देगा उसको, त्वचा में कुछ ना कुछ एलर्जी वगैरह कर देगा उसको, ऐसा होता है। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि है, राहु की पांचवी दृष्टि है। हाँ ठीक है, तो पापग्रह की दृष्टि से आ गया तो करेगा ही, मेद जनित समस्या करेगा, कुछ एलर्जी वगैरह शरीर में होगा। चलिए एक और छोटा सा योग है शुक्र को लेके, वो पढ़ लेते हैं। गुरुजी ने आपको बताया कि शुक्र को सबसे ज्यादा कौन सा भाव प्रिय है? द्वादश और छठा। जो भी आपने बताई थी उसमें रुकिए सब। हाँ बोलिए मिथिलेश जी, क्या बोल रहे हैं? जो अपन 6, 8, 12 का विचार करते हैं, अभी लास्ट कुंडली में आपने जिसमें केवल 8वां और 12वां भाव ही पीड़ित बताया था, तो ऐसा हो सकता है मतलब 6 तो पीड़ित है ही नहीं। 6, 8, 12 भावों में से किसी एक में होना चाहिए ना, तो गुरु 6, 8, 12 तीनों में कैसे होगा? किसी एक में तो होगा ना। ठीक, बस ठीक है। सबसे ज्यादा जो शुक्र को जो प्रिय भाव है वो है द्वादश भाव, क्योंकि अभी मैं बताया जो कारक होते हैं उसमें शुक्र होता है कामना और वासना का, और द्वादश भाव से भी हम कामना और वासना का विचार करते हैं। जब दोनों मिल जाएंगे तब अच्छा परिणाम देंगे। इसलिए बोला जाता है शुक्र
द्वादश भाव में सबसे अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि वो नीच का भी हो, वहां शत्रु राशि का हो। जैसे मंगल को दशम भाव प्रिय होता है ना, उसी तरह शुक्र को द्वादश भाव प्रिय होता है। और द्वादश भाव इतना प्रिय होता है, अगर वो 6 भाव षष्ठ भाव में भी बैठ रहा है, वो कहां देखेगा? द्वादश भाव में देखेगा। चलो देखते हैं। चलो यहाँ सबसे प्रिय है, और यहाँ अगर बैठ गया, उसकी दृष्टि भी जाएगा ना द्वादश भाव के ऊपर। यहाँ आ रहा है ना समझ में? जी गुरुजी। शुक्र को सबसे ज्यादा जो प्रिय भाव है वो है द्वादश भाव। द्वादश भाव में जो बैठता है जब शुक्र, वो कामना वासना की तृप्ति कराता है। जो कामना होगा, जो वासना होगा, वो सब पूर्ण कराएगा। जो सोच रहा होगा वो करेगा। जैसे भौतिक सुख को प्राप्ति करता है, जितना भौतिक सुख हो गया वो सब उसमें शुक्र प्राप्ति कराने में लग जाता है, क्योंकि वो शुक्र कामना और वासना का कारक है। वो सब भौतिक सुख में उसको उलझाए रखेगा। भौतिक शुक्र जैसे जान वाहन ये सब हो गया, शुक्र वाहन का कारक है। वाहन देगा, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, घर, ये सब दिलाएगा। क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र इतना अच्छा परिणाम देता है। अभी लोग कुछ बोलेंगे, जैसे बोल रहे थे मंगल दशम भाव में ही फिर रोग क्यों दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो शुक्र जब द्वादश भाव में होगा तब रोग नहीं देगा। रोग देगा, परंतु जितना जो एक कामना वासना में डूबे रहते हैं, सब मदिरा वगैरह पान करते हैं, उनको रोग नहीं होता क्या? रोग होता है। जो मदिरा वगैरह सेवन नहीं करते उनको नहीं होता है ना। इसलिए उसको द्वादश भाव शुक्र को बहुत करके, द्वादश भाव से हम कामना वासना के तृप्ति की देखते हैं, प्राप्ति होगा कि नहीं होगा। और शुक्र वहां बैठ जाए तो कामना वासना की सबकी प्राप्ति कराएगा वो। हाँ, और षष्ठ भाव में भी बैठ जाए तो भी अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि वो द्वादश भाव को देख रहा होता है। इसलिए क्योंकि हम द्वादश भाव से कौन से काम विचार करते हैं? व्यय का विचार करते हैं ना। जब वो कामना वासना की प्राप्ति करेगा तब व्यय करेगा, तब तो प्राप्ति करेगा ना। अगर वो गाड़ी के लिए पैसा नहीं देगा, गाड़ी उसके घर कैसे आएगा? अगर वो कार खरीदने जाएगा, उसके लिए पैसा तो व्यय करना पड़ेगा ना। या इन पैसा सेविंग करके रखेगा तब जाके गाड़ी उसके घर आ जाएगा। जो सेविंग करके रखा होगा उसको वो कंपनी वालों को देगा, उसके बाद गाड़ी आएगा। इसका नहीं आएगा फिर तो व्यय करेगा कि नहीं करेगा? व्यय करेगा तभी जाके वो गाड़ी खरीदेगा, कामना वासना का प्राप्ति कराएगा, ये सब कराएगा। इसलिए वो सबसे अच्छा माना जाता है। शुक्र द्वादश भाव का सब भौतिक सुख को प्राप्ति कराता है। सर दशा और अंतरदशा में ही वो दशा अंतरदशा में प्रबल प्रतापी हो जाते, तब उसके दशा अंतरदशा चलता है तब, और गोचर में भी शुद्धि हो जाता है जब, वो बहुत अच्छा परिणाम देता है। सर 12वें स्थान में बैठने पे ज्यादा फल देगा या उसकी दृष्टि पे देगा सर? 12वें भाव में जब बैठा होगा तब बहुत अच्छा परिणाम देगा, और दृष्टि भी दे रहा है। और षष्ठ भाव में बैठेगा तब जाके दृष्टि देगा ना, और षष्ठ भाव में अगर बैठा है तब भी अच्छा परिणाम देगा। नहीं, मैं ज्यादा फल अच्छा कहाँ देगा सर 12वें में? द्वादश भाव में बैठेगा तो ठीक। हाँ ठीक। क्या बोल रहे हैं अनिता जी? सर जैसे दशा अंतरदशा काफी दूर है इसकी, और तो प्रत्यंतर दशा से भी विचार कर सकते हैं क्या? प्रत्यंतर दशा से सामान्य विचार होता है, इतना ज्यादा नहीं हो पाता। प्रत्यंतर दशा बहुत कम समय का आता है, पर प्रत्यंतर दशा में भी देखा जाता है अंतरदशा किसके चल रही है, दशा किसकी चल रहा है। वो अनुकूल दशा उसके हिसाब से, शुक्र के हिसाब से अनुकूल दशा चल रही है कि नहीं, अनुकूल अंतरदशा चल रहा है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। और सर शुक्र ग्रह की जैसे सबसे ज्यादा दशा चलती है 20 साल तक, तो पूरा 20 साल तक ये फल देगा उसी प्रकार का? नहीं 100% हमेशा पूरा का पूरा फल देगा होता नहीं ना। उसमें जो ग्रह पाप होगा उसका शत्रु होगा, उसका अति शत्रु होगा, उसका दशा अंतरदशा जब चलेगा उसमें क्या थोड़ा कम कर देगा। अच्छा। और जब उसकी मित्र की दशा चलेगी, जो वो कामना वासना का कारक का, जब उसके साथ चतुर्थेश का दशा अंतरदशा चल जाए, चतुर्थेश वाहन का होता है, घर सुख इत्यादि का होता है,
ये सब का दशा अंतर्दशा चले, उसके साथ एकादश का संबंध हो जाए, एकादश होता है ना प्राप्ति का, आय का, ये सब मिल जाए तब उसको प्राप्ति करा देगा। वो सब देख के बताना चाहिए। जब उसकी अंतर्दशा खराब चलते है, उसकी शत्रु की अंतर्दशा चल रहा है, उसके अतिशत्रु का अंतर्दशा चल रहा है, पापोग्रह का अंतर्दशा उसमें चल रहा है, तब क्या होगा? तब अच्छा परिणाम नहीं देगा। सर कारण क्या होता है सर, जैसे इसका मित्र ग्रह है अच्छा लेकिन बुरे भाव में बैठा है, नीच का है और शत्रु ग्रहों से पीड़ित है, तो इतना अच्छा परिणाम नहीं, वो थोड़ा कम कर देता है। उसके हिसाब से आप दशा का विवेचन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा दशा का विवेचन कैसे करते हैं, प्राप्ति काल कैसे निकालते हैं, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ये सब आप अभी पढ़ ले कि ये होता तो ये होता है, उसके बाद कब मिलेगा उसको आपको आगे पढ़ाया जाएगा। हाँ, उसके लिए आप टेंशन ना ले। सर द्वादश भाव में शुक्र के साथ में कभी शनि बैठा है तो वो उसका प्रभाव डालेगा सर? थोड़ा कम कर देगा, यही तो बात है, थोड़ा कम कर देगा। मंगल हुआ, शनि हुआ, कुछ भी होता है प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव रहेगा। शुक्र द्वादश भाव में बैठा है तो वो प्रभाव देगा, पर पापोग्रह की दृष्टि से थोड़ा कम कर देगा। ठीक गुरुजी, ठीक है। लग्न में शुक्र रहेगा तो लग्न में शुक्र की बात नहीं है ना, तो लग्न तो ऐसे बोलेंगे एकादश में, तो द्वादश भाव भी बना है, द्वादश भाव उतना प्रिय है उसका, तो द्वादश भाव देखेंगे और षष्ठ भाव को देखेंगे, लग्न को नहीं। लग्न में देखेंगे, लग्न के शुक्र के साथ बुध भी बैठ गया तो कुलदीपक योग बना देगा, लग्न शुक्र बुधो यस्य। लग्न में बुध के साथ शुक्र बैठ जाएगा तो कुलदीपक योग बना देगा, आपको कुलदीपक बना देगा, वही देखेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ हरिओम। हाँ चंदन जी हरिओम। हाँ, अगर ये आप बोल रहे हैं ना, हाँ, शुक्र द्वादश में बैठने से ही होगा या द्वादश भाव शुक्र की राशि हो जब भी तो बहुत अच्छा। नहीं, शुक्र जब द्वादश भाव, शुक्र द्वादश भाव में जब नहीं, ऐसा नहीं, शुक्र कहीं पे भी बैठा हो, द्वादश भाव में शुक्र की राशि हो तब नहीं, शुक्र द्वादश भाव में बैठना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप रोज प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, सब रोज प्रैक्टिस करते। हाँ, पूछिए। सूर्य के घर में शुक्र अगर द्वादश भाव में है तो कैसे फल देगा? अच्छा देखिए, शुक्र द्वादश भाव में नीच का हो, अस्त का हो, कहीं पे किसी प्रकार में हो, अच्छा परिणाम देता है। जी। कामना वासना की प्राप्ति करने के लिए वो आपको तत्पर करते रहता है जी। हाँ, तो नीच का हो, अस्त का हो, किसी जैसे दशम भाव में मंगल नीच का हो, अस्त का हो, शत्रु गुरु का हो, अच्छा परिणाम देने लग जाता है, ऐसे ही शुक्र हो जाता है। तो सूर्य के घर में अच्छा ही परिणाम देगा, मतलब किसी भी, हाँ, अच्छा ही परिणाम देगा। कोई वो कन्या राशि में नीच का होके बैठा है तब भी परिणाम देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। उसको वो भाव उसका बहुत प्यारा है। ठीक है, फिर रखते हैं, सबको शुभ संध्या, फिर कल मिलते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। सब लेफ्ट हो जाइए।